स्टूडेंट्स बहुत कम है बेटा आज, आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो सही से। चलिए इसमें देखेंगे हम कि हमारा, अगर मान लीजिए आपने कोई भी वायर लिया है, ये एक मेटल वायर है, ठीक है। तो एक मेटल वायर, आपने देखा होगा कोई भी सर्किट आप बनाते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने कोई बल्ब जलाना है, ठीक है, तो आप बल्ब के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम एक वायर ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा थिक वायर लिया है, जिससे कि आपको वायर के इनर स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल क्या इसका किस तरीके से फंक्शन करता है, तो वो पता लग सके। तो मैंने वायर को आपको इस तरीके से दिखाया है, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वायर लग रहा है सबको ये? यस हाँ। सर। अब देखिएगा इस वायर के अंदर, ये वायर जो है सर्कुलर, ये सिलेंड्रिकल शेप का है ना, वायर सिलेंडर होता है इस तरीके से। इसके अंदर अगर आप यस सर। देखेंगे, अगर ये एक मेटल वायर है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक आयरन का वायर लेते हैं या फिर एल्यूमिनियम, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो आपने अभी, मैंने आपको कंडक्टिविटी का सीक्वेंस भी बताया था। तो बताएं, आप में से कोई बताएंगे क्या कि कैसे कैसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी मेटल कौन सा है? सर कॉपर। कॉपर तो कॉमर्शियली अवेलेबल है हाईएस्ट कंडक्टिविटी, लेकिन जनरली हम कॉपर से भी अच्छे हमारे पास अवेलेबल हैं अभी। तो कॉपर से सबसे अच्छा कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है गोल्ड के अंदर, ठीक है। मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, गोल्ड, देन फिर सिल्वर, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट है, इसके बाद फिर कॉपर आता है। तो हम गोल्ड को इसलिए यूज नहीं कर पाते क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली है ना, इकोनॉमिकली हम उसको नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए हमने, कॉपर इतना है कि हाँ ठीक है, चल सकता है काम, और अच्छा मतलब मिड उसका जो है कंडक्टिविटी होता है, तो हम कॉपर को जनरली यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद कॉपर से भी, अगर आप कॉपर भी कॉस्टलियर होता है, तो उससे सस्ता फिर आपका जो कॉपर के बाद में फिर आपका एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरीके से आप नीचे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हम कोई सा भी तो मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो जो है इंसुलेट करते हैं। लेकिन इसमें भी एक आध जो है आपके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपका अगर ग्रेफाइट को ले लिया जाए, वो नॉन मेटल है लेकिन वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ग्रेफाइट, कोई बताएंगे ग्रेफाइट क्या होता है? हाँ बेटा, ग्रेफाइट के बारे में कोई आप में से बताओ। ऋषित, ऋषित है यहाँ पे? ऋषित बताओ बेटा। ग्रेफाइट के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। देखिएगा आप, सर हम बताएं? सर हाँ हम बताओ। बताएं? हाँ, सर ग्रेफाइट मतलब कार्बन का जो एकदम शुद्ध और स्थायी सा जो होता है उसको बोलते हैं। इसमें जो है कार्बन और परमाणु कार्बन के और भी 3 अन्य पार्ट होते हैं। कार्बन का ही ग्रेफाइट एक रूप है, आपने ठीक बताया। तो ग्रेफाइट देखो, हमारी जो पेंसिल होती है ना, जो कि आप यूज करते हैं पेंसिल, ठीक है। तो ये पेंसिल जो अंदर के, पेंसिल के अंदर वाला पार्ट आप जो देख रहे हो, ये निब जो होती है अंदर का, जिससे लिखा जाता है ब्लैक कलर का, ये ग्रेफाइट होता है, ठीक है।
ग्रेफाइट जो होता है, पेंसिल तो सबने यूज किया है और करते भी हैं, तो ग्रेफाइट के ये पेंसिल के ऊपर तो ये वुडन वाला पार्ट होता है, जैसे लकड़ी का जो है, ये आप छील लेते हो इसे और लिखते किससे, ग्रेफाइट से लिखते हो। ये पेंसिल के अंदर वाला जो चीज होती है, ये होती है आपकी ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का ही एक अपर रूप है ना, और उसको वो इसी तरीके से कार्बन का ही दूसरा रूप क्या है, डायमंड। ठीक है, कार्बन का ही दूसरा रूप जो है आपका, वो क्या है, कार्बन। कार्बन का डायमंड। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर टू एग्जांपल्स ऑफ कार्बन एटम, मतलब उसके ही दो अपर रूप हैं। और ये देखिए आप, ग्रेफाइट इस तरीके से हमारे अर्थ में मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम बाद में काट पीट के इसको पेंसिल में यूज कर लेते हैं, है ना, रिफाइन करके। तो ये आप देखेंगे ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर है। एक तरह से ये ग्रेफाइट मतलब हमें अर्थ में से, जैसे कोल्स की माइनिंग की जाती है, इस तरीके से ग्रेफाइट के भी स्टोन्स इस तरीके से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट भी एक मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम ज्यादा इसमें डीप नहीं जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं मेटल्स के बारे में बता रहे हैं कि मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स में हमने अभी कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आयरन मेटल लिया आपने, तो आयरन आयरन का जो, या कॉपर का वायर ले लिया, तो कॉपर के वायर का मैंने एक पार्ट उसका जो है छोटा सा आपके सामने लिया है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो हो जाती है और एक वुडन पीस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो होती, वो थोड़ा सा भी हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, ये इनर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। अगर ये कॉपर का वायर है, मैं इसमें लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, कॉपर वायर है ये, तो इसमें ठीक है, अब देखिएगा आप, इसके अंदर कॉपर वायर में बहुत सारे एटम्स होंगे। जैसे कि आप कोई भी आप मेटल लेते हो या कोई नॉन मेटल लेते हो, सबके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो हर एक एटम के चारों तरफ जो है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मैंने बात बताई थी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट होंगे, केवल मेटल्स में। नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर वायर के अंदर अगर मैं एक पहले एटम्स बना देता हूँ, देन फिर आपको फ्री एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर वायर के अंदर आपने लिया, ये आपका छोटे छोटे ये एटम्स हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे एटम्स, तो इतने होंगे कि आप, आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक बेटा आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इधर से तो मुश्किल है नेटवर्क का प्रॉब्लम होना। देखो एक बार ट्राई करके, है ना। और सब बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर। एक्चुअल में बेटा वो नेट जो है काफी फास्ट उसका है, तो देखो आप लोग, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपका नेटवर्क जो है स्लो हो रहा होगा। देखिए, ये मैंने बहुत सारे एटम्स बनाए अभी, तो ये कॉपर एटम्स हैं, जो कि कॉपर वायर के अंदर ये नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये एटम्स तो बेटा जैसे वुडन पीस लोगे उसमें भी प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि वुड के अंदर एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे और इसके जो कॉपर वायर होगा उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं है। एटम्स तो सभी के अंदर है, हमारे अंदर भी है। जो भी हम सब चीजें देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, तो सब में क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, एटम्स किसी भी पार्टिकल का, सब किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, इससे तो एटम्स तो सभी के अंदर है। तो अभी हम इसको कॉपर वायर के बता देते हैं, उसके बाद में आपको, ये एटम सभी सेम साइज के हैं, ऐसा नहीं है सब छोटा बड़ा एक्चुअल में बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो अभी सब सेम साइज के ही एटम्स होते हैं। ठीक है, ये एटम्स बन गया। अब देखिए आप, तो हर एक एटम से एसोसिएटेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि इस एटम के चारों, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस अगर है, ये सारे न्यूक्लियस बना दिया अगर मैंने कॉपर एटम के, तो इनसे सारे न्यूक्लियस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो क्या होते हैं, कॉपर के मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री टू मूव होते हैं।
तो मैं इलेक्ट्रॉन को बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स को बनाने के लिए यहाँ पे मुझे माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स को मैं माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ बताओ बेटा। हाँ सर एवोगाड्रो नंबर कौन से होते हैं? कौन सा बेटा? एवोगाड्रो नंबर। सर बेटा ये केमिस्ट्री के बेटा टीचर से आप बात करना। मैं एक्चुअल में फिजिक्स का टीचर हूँ, मुझे केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता। एवोगाड्रो नंबर्स जो है ये केमिस्ट्री के टीचर से आप बात करना। सुगर सिंह सर पढ़ाते हैं ना आपको केमिस्ट्री, ये चीज आप उनसे पूछिएगा। और वैसे भी इसका इस सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है बेटा। हमारे सब्जेक्ट से एवोगाड्रो नंबर का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो यही वाली बात हुई कि आप इस सब्जेक्ट में इंग्लिश की पूछोगे, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है वो, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये इसके एटम्स से एटम्स जितने भी हैं हमने उस पे इलेक्ट्रॉन्स उससे एसोसिएटेड बना दिए हैं। और ये कॉपर एटम के अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जितने भी मैं बना रहा हूँ माइनस साइन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के जो साइन होता है वो क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। निगेटिव जितने भी नंबर्स हैं ये सब जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल। अब मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, विद इन द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है। विद इन द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल का मतलब है कि जो आप सामने एक कॉपर वायर देख रहे हो ना, वो इलेक्ट्रॉन्स इस बाउंड्री, इसकी बाउंड्री के अंदर घूम सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप एटम की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये एटम यहाँ से निकल के ऐसे चलता हुआ यहाँ कहीं भी घूम सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से आप कहो कि ये इसकी बाउंड्री से ऊपर यहाँ निकल जाए। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। देखो देखो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन था ना, एक मिनट इसका साइज में बड़ा कर लूं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके अंदर कहीं भी जा सकता है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ घूमेगा, कहीं भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो वो इसके मैटर के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, इधर भी जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी बाउंड्री से बाहर उड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कॉपर एटम जो आप देखते हो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर नहीं आएंगे, उसके अंदर ही घूमते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर एटम को वो छोड़ के बाहर छोड़ के उसकी बाउंड्री को वो छोड़ के बाहर जा सकता है, वो उससे बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है तभी तो हम क्या कहते हैं उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं आपको, यानी कि जैसे इस कॉपर एटम के साथ के अंदर बहुत सारे एटम्स थे जो कि आपने यहाँ पे बना रखे हैं, सारे के सारे एटम, है ना। अब उस एटम से ये एटम्स का न्यूक्लियस हमने रिप्रेजेंट किया, उसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स भी हमने बना दिए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो फ्री टू मूव है, यानी क्योंकि ये मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वो इसकी मेटल वायर के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन इसकी बाउंड्री को छोड़ के नहीं जाएंगे, इसके अंदर घूम सकते हैं। अब ये अगर हम इसके अंदर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, यानी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं करते हैं, उस कंडीशन में ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन इस राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ध्यान से देखना, उतने ही उसी समय इतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 3 इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में मूव किए, ठीक, उसी समय 50 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यहाँ पे चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, यानी कि इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा, और फिर उतना ही डायरेक्शन में तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो टोटल, अभी भी आप देखो कि अगर आपने किसी भी वायर को आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे, बैटरी नहीं लगाओगे, तो क्या करंट उसमें फ्लो होगा? नहीं। उसका रीजन यही है कि जब तक आप उसको किसी इलेक्ट्रिकल बैटरी सोर्स से नहीं कनेक्ट करोगे तब तक उसके अंदर को नेट करंट क्या होगा, जीरो। उसका रीजन मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो किसी भी समय इलेक्ट्रॉन का फ्लो राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में टोटल जो होता है वो इक्वल होता है। इसकी वजह से नॉट नेट करंट फ्लो क्या हो जाता है उस समय, जीरो। अब आप देखो 50 यहाँ पर थे और 50 इस डायरेक्शन में है, तो टोटल नेट करंट फ्लो कितना होगा, 50 माइनस 50 कितना हो गया इस समय, जीरो।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जीरो। जीरो हुआ। जीरो हुआ, देखो 0 एम्पियर। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर। ये वाली चीज आपको कई बार बताई जा चुकी है, ठीक है ना, क्लास में ही बताई गई थी जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस थी। देखो दोबारा देख लो, अगर आपने अभी मैंने कहीं बैटरी लगाया क्या? यहाँ पे नहीं लगाई ना बैटरी। आपके सामने कोई बैटरी लगी है? नहीं। अभी केवल ये कॉपर वायर है, जो अगर आपके पास कॉपर वायर, बैटरी नहीं लगी है अभी, उसकी बैटरी नहीं लगी है, तो बैटरी कब लगेगी? बैटरी तब लगेगी जब यहाँ पे मैं वायर से बैटरी जोड़ूंगा। अभी बैटरी नहीं लगाई, लेकिन एटम्स भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे किसी भी डायरेक्शन में, बैटरी ना लगने की स्थिति में भी। हाँ बेटा बोलो। देखो बैटरी नहीं लगने की स्थिति में भी आपके यहाँ पे जो है क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहेंगे, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे सर बैटरी तो लगी नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो कर रहे हैं? ये भी एक क्वेश्चन मन में आता है कि सर बैटरी तो नहीं लगी नहीं है अभी, तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है और यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्सेस कार्य नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन ना होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉन आराम से बिना एनर्जी के घूम सकते हैं। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो राइट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब करंट जो उससे एसोसिएटेड होगा, जितना करंट जनरेट हुआ वो एक करंट है, उसी समय लेफ्ट डायरेक्शन में भी उतने ही करंट फ्लो हो जाएंगे। तो टोटल करंट कितना हो गया? 0 एम्पियर, ठीक है। यानी कि कुल मिला के टोटल करंट 0 होगा। अब जब आप बैटरी लगाओगे तब की कंडीशन मैं बताता हूँ। अच्छा ये तो हो गई कॉपर वायर की। अगर यहाँ पे इस कॉपर वायर की जगह वुड पीस होता, वुडन पीस होता, उस कंडीशन में क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते? नहीं। अगर आप पेपर लेते, माइका लेते, माइका का वायर बनाते, पेपर का वायर बनाते, या फिर प्योर वाटर लेते, तो उस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से जो ये एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है वो क्या होंगे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो उसको मूव करके नहीं जा सकते, यानी कि चिपके हुए रहेंगे बिल्कुल। वो कैसे होंगे? वो होंगे बिल्कुल ऐसे। एक मिनट देखिएगा आप, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चिपके रहेंगे, वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। देयर इज नो मूवमेंट इन इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है, लाइक माइका, पेपर, प्योर वाटर, ठीक है, एयर। इस सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं उस पर्टिकुलर एटम से। अगर मान लीजिए आपने कार्बन एटम लिया है तो इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन एटम से बाउंडेड होंगे, यानी कि उसको छोड़ के नहीं जा सकते। आप कितनी भी बैटरी लगा लो ना लगाओ, वो इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करेंगे। तो वो क्या होंगे? वो उसको बोलते हैं बाउंडेड। बाउंडेड मतलब किसी भी चीज से चिपके रहना, ठीक है। वो उस न्यूक्लियस से चिपके रहेंगे, एटम्स के साथ में ही रहेंगे, टाइटली बाउंड है, और वो क्या होंगे? उस केस में हिल नहीं सकते, ठीक है। ये बात मैं किसकी बताया अभी? जैसे आपने इंसुलेटर लिया तो। लेकिन मेटल के केस में क्या होगा? यानी कि कंडक्टर के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। अब ठीक है, एक बैटरी लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से विजुअलाइज तरीके से बताने की कोशिश करिए। देखो आप इसको, ये आपने यहाँ पर अब बैटरी लगाएंगे हम। सर हाँ बेटा बोलो। सर लास्ट में जो आपने बताया वो समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैंने बताया लास्ट में इंसुलेटर के बारे में, वही तो इंसुलेटर के बारे में मैंने बताया कि इंसुलेटर्स में, यस सर। हाँ इंसुलेटर्स में बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? अपने एटम से टाइटली बाउंड होते हैं। इंसुलेटर के एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। मैंने आपको बताया इंसुलेटर्स के एग्जांपल, देखो आप, एक मिनट। इंसुलेटर्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ? इंसुलेटर्स में आपके हो सकते हैं पेपर, ठीक, माइका, और बोलो प्योर वाटर, और बताओ प्लास्टिक, ठीक है। सर वुड। सर रबर। वुड। रबर, ठीक है, वेरी गुड। ये सब जो होंगे इनके अंदर की क्या सिचुएशन होगी? ये इनके जो एटम्स है ना, इनके जो एटम्स है, मैं एक बना देता हूँ छोटा सा इसके अंदर पर्टिकुलर एक अलग से।
ये देखिए आप, ये बना दिया मैंने। मान लीजिए ये आपका एक रबर का पीस है, ठीक है, ये प्लास्टिक का पीस है, तो इसके अंदर जो एटम्स बने होंगे, तो एटम्स तो ऐसे ही होंगे। ये पहले न्यूक्लियस बना दिया सबका, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन ही बना लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है, वो इस न्यूक्लियस से रहेंगे और वो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे छोड़ के नहीं जा सकते, आप कितना भी बैटरी से कुछ भी अप्लाई करो ना अप्लाई करो, ये कभी भी इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये तो स्थिति रही इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर के केस में फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, इस तरीके से मूव नहीं करेंगे। ऊपर ये तो मैंने वो बताया, इसके इसके विद द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल भी मूव नहीं कर सकते वो, यानी कि वो नॉन मूवेबल है, ठीक है। वो उस मटेरियल को छोड़ के मतलब के अंदर भी मूव नहीं कर सकते, क्या आप बैटरी अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं और इसको बना देता हूँ। देखिए अब ये हमने अब बैटरी यहाँ पे बनाई, बैटरी लगा दिया अब, ठीक है। हमने बैटरी आपके लिए ली है 12 वोल्ट की बैटरी ले ली है, ठीक है। तो एक बैटरी हमने लगा दिया अभी। ओके सर। हाँ बेटा। सर हमें कोई बार बार रिमूव कर रहा है। बेटा आज तो अभी कोई रिमूव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी रिमूव वाला फिल्टर लगा हुआ है, वो नहीं, आप सब अटेंडी हो ना, तो इसलिए रिमूव तो अटेंडी आपके में लिखा आ रहा होगा सबको। यस सर। नहीं रिमूव नहीं, आपका नेटवर्क स्लो होगा क्योंकि आप सबको अटेंडी बनाया था ना, अटेंडी आते ना 20, अटेंडीज को अटेंडीज रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क की रही होगी, इस वजह से आप हट जा रहे हो, क्योंकि अटेंडीज है ऑटोमेटिकली मैंने सेटिंग पे डाल रखा है, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई रिमूव नहीं कर रहा है, इस चीज के बारे में मत सोचो, क्योंकि सभी लोग अटेंडी हैं इस मीटिंग में, ठीक है। ओके सर। देखो अब ये हम बता रहे थे आपको, ये मैंने अभी 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ यहाँ पे, 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब जो आपके घर में बैटरी होती है वो हमने लगाया इधर। तो अब देखो ये हमने, ये जो है ये 1.5 वोल्ट लगाते हैं, 1.5 ज्यादा बेटर रहेगा, एक सेकेंड, 1.5 वोल्ट। एक पेंसिल सेल होता है ना छोटा वाला, देखा होगा आपके घर में जो सेल होता है छोटा, वो 1.5 वोल्ट का होता है, हमने वो लगाया, यहाँ पे वायर्स लिए। अब देखो यहाँ पे, अब आप कहोगे सर कॉपर वायर को आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है तो ये तो एकदम शॉर्ट हो गया एक तरह से ना, तो यहाँ पे बीच में एक हमें रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्यों। देखो अभी भी हम किसी भी ये क्या है, सारा पूरा बहुत अच्छा है, आपका क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वायर्स, तो हम उसको डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब कोई बच्चा बताएगा? देखो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, इसका मतलब ये हुआ अगर आपने इस डायग्राम के थ्रू अगर जोड़ दिया तो यानी कि आपने दोनों को मिला दिया, एक तरह से शॉर्ट बोलते हैं। और मतलब दोनों अगर आप टर्मिनल मिला दोगे तो क्या होगा उसमें, बताओ, कोई बताएंगे? शॉर्ट करने का मतलब होगा। हाँ शॉर्ट सर्किट होगा, तो एकदम से आग लग जाएगी, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने पे एकदम से आग लग सकती है, तो हमें जो है शॉर्ट नहीं करना है। तो उसके लिए बीच में मैंने देखो क्या लगा रहा हूँ, रजिस्टर लगा रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा रजिस्टर आती है डिवाइस, जो कि आपको डायग्राम में दिख रही होगी, ठीक है। रजिस्टर लगा दिया मैंने, उससे अब क्या है, शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इसको बनाया, जिससे कि आपको थोड़ा सा, आपको ये रजिस्टर के बारे में अभी नहीं समझना है, रजिस्टर एक अलग चीज है, उसको हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। कुल मिला के अभी आपको ध्यान देना कि रजिस्टर जो है करंट को थोड़ा सा कम कर देगा और शॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने रजिस्टर का एप्लीकेशन बताया। रजिस्टर वहां पे लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे शॉर्ट हो रहा है तो बीच में आप रजिस्टर लगा देंगे, सर्किट आपका बचा रहेगा। अब क्या है, क्योंकि ये कॉपर इंसुलेट, ये एक बहुत बढ़िया कंडक्टर था। अब देखो हमने बैटरी अप्लाई की तो यहाँ पे बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल्स। अब देखो ये लेफ्ट वाले टर्मिनल ये आपका क्या है, पॉजिटिव, और राइट वाला है निगेटिव। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो लेफ्ट वाला टर्मिनल था वो पॉजिटिव टर्मिनल था, तो यानी कि ये वायर किससे जुड़ा है यहाँ पे, तो यानी कि इस कॉपर वायर के लेफ्ट वाले यहाँ टर्मिनल पे कौन सा टर्मिनल आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और राइट वाले पे क्या है? निगेटिव। अब देखो निगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे क्या है? निगेटिव टर्मिनल, यानी कि निगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। भाई इलेक्ट्रॉन जो इस कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी आपने बताया कॉपर वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज्ड हैं। यहाँ पर जितने भी इधर की साइड में निगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे बताओ? भाई यहाँ पे ये निगेटिव एक तरह से बहुत बड़ा चार्ज बन गया। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया ना पूरे एरिया में। ये निगेटिव, ये वायर निगेटिव बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कहाँ अप्लाई हो गया? इस जगह, यहाँ ऊपर अप्लाई हो गया। यहाँ यानी कि यहाँ पर कौन सी फील्ड आ गई? निगेटिव फील्ड आ गई। ठीक है भाई, जैसे आप मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के अंदर कौन सी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो एकदम उसका इफेक्ट आपको लगता है कि नहीं लगता है वो कि एक दूसरे को रिपेल और जो अट्रैक्ट करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी कौन सा पोल आ गया? निगेटिव पोल आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर जितने निगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे? इस डायरेक्शन में भागेंगे कि नहीं भागेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। यस सर। भाई निगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा बताओ? रिपेल करेगा। सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, ये पता है कि नहीं? पता है सर। सेम चार्जेज रिपेल्स ईच अदर। हाँ बोलो बेटा। जैसे मैग्नेट में होता है, तो जैसे हाँ बेटा। मैग्नेट में होता है। हाँ बेटा, जैसे मैग्नेट में होता है, नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को, या साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि वो सेम पोल्स हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में जो सेम चार्जेज होते हैं, आप किसी भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी? निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे। दूसरा कारण ये है, जैसे ये इधर की साइड में भागेंगे, यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है ना भाई, इधर साइड में पॉजिटिव है कि नहीं? ये पूरा एरिया, तो ये पॉजिटिव एरिया है। ये वाला एरिया आपने बताया अभी कि ये सर ये पॉजिटिव एरिया है। तो ये पॉजिटिव एरिया में क्या होगा? ये जो निगेटिव चार्ज इधर की साइड में भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? यस सर। ये पॉजिटिव जितने भी चार्जेज हैं, ये पॉजिटिव जो एरिया बन गया यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट थे इसके अंदर, यहाँ से जो भागते आ रहे थे, उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे? लेफ्ट साइड में, यानी कि राइट टू लेफ्ट। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यस सर। दोबारा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये आपने कौन सा फील्ड बताया? निगेटिव फील्ड इस वायर में यहाँ पर है, तो यहाँ पर अप्लाई ऑटोमेटिकली हो गया कि नहीं हो गया? कि ये वायर इससे टच है, यानी कि यहाँ पे कौन सी फील्ड आ गई? अब यहाँ पे आपने बताया, अब यहाँ पे अब आपकी आ गई है निगेटिव फील्ड। निगेटिव फील्ड को मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इस डायरेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो फ्री है। यानी कि अगर यहाँ फ्री नहीं होते, अगर ये इंसुलेटर होता तो चाहे कोई भी फील्ड लगा लो वो उससे चिपके रहते, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वायर कौन सा? कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागेंगे। अब यहाँ पे आपने बताया आप कौन सी फील्ड आ गई है? पॉजिटिव। बैटरी का इधर क्या है? कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल।
यहाँ पे कौन सी फील्ड है? पॉजिटिव। पॉजिटिव फील्ड की वजह से, ये क्योंकि पॉजिटिव फील्ड है तो पॉजिटिव फील्ड की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन इधर साइड में भाग रहे थे उनको और अच्छा मौका मिल गया, वो अब आराम से इधर साइड में मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो खींचे चले जाएंगे आराम से। देखो ये इसको एकदम अट्रैक्ट कर रहा है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस वाले इस जगह आके यहाँ तक आ जाएंगे। अब क्या होगा, आपको यहाँ पे ये कंडक्टर पूरा था ही, और ये भी क्या है, वायर, ये भी तो वायर है, ये भी इसको एक पाथ मिल रहा है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इस वायर के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है वो इस वायर के अंदर एंटर कर जाएंगे। और वायर, क्योंकि ये भी तो कॉपर का ही बना होगा, ये वाला वायर मैं छोटा दिखाया है, लेकिन ये भी तो कॉपर का है, कॉपर है या आयरन है, कुछ भी है, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ठीक है, और कहाँ चले जाएंगे, बैटरी के अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर क्या होंगे, मूव करेंगे। अब क्या होगा, फिर बैटरी के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ जाएंगे, अब बैटरी के अंदर जाएंगे और फिर वापस कहाँ चले जाएंगे, निगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, बैटरी के अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से होते, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से अट्रैक्ट होंगे, भागे चले आएंगे, और फिर इसके बाद में यहाँ से बैटरी के अंदर जाते हुए निगेटिव टर्मिनल से जाएंगे, फिर वापस कहाँ चले जाएंगे, निगेटिव से इस डायरेक्शन में, टर्मिनल से। हाँ पॉजिटिव से निगेटिव, और फिर ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हुए इसका एक क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये क्या बनना है, ऑर्बिट बन जाएगा। हाँ ये एक सर्कुलर पाथ बनना है इलेक्ट्रॉन का, और वो इस यानी कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। ये क्लियर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन Yes, जो sir. है निगेटिव टर्मिनल से आए, ये वायर के अंदर जो कॉपर वायर था निगेटिव टू पॉजिटिव गए, फिर वायर के अंदर एक्सटर्नल पाथ में चले गए, फिर इसके बाद में पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर किए, बैटरी के अंदर गए, उसके बाद निगेटिव से बाहर निकले, फिर इस तरीके से। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या है, एनर्जी है, बैटरी के अंदर इतनी पावर है कि इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करा सकती है। वो पावर कहाँ से आई, क्योंकि बैटरी के अंदर एक क्या है, पोटेंशियल है, वोल्टेज है, बैटरी के अंदर एक वोल्टेज है, और वो वोल्टेज क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट एज। जब जब तक बैटरी के अंदर वोल्टेज मेंटेन है 1.5 वोल्ट, या फिर जितना धीरे धीरे बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, डिस्चार्ज क्यों हो जाएगी, बैटरी आपके घर में होती है, आप उसकी पावर निकाल लेते हैं। हाँ उसको आपने क्या किया, बैटरी की पावर से इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करा दिया, और या फिर जैसे आपने घर में पंखा चला दिया, बल्ब जला दिया, तो क्या होगा, बैटरी धीरे धीरे, बैटरी की एनर्जी क्या हो जाएगी, बल्ब जलाओगे तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फैन चलाओगे तो आपकी क्या होगा, फैन में जो आपकी एयर फ्लो हो रही है वो एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके धीरे धीरे बैटरी का वोल्टेज डाउन होने लगता है और बैटरी ऐसे डिस्चार्ज हो रिमोट जाती में है। होएगा हैं? सर, ऐसे रिमोट में, रिमोट हाँ हाँ, रिमोट में भी जो सेल लगे होते हैं उसमें जो आप बटन दबाते हो तो वो इंफ्रारेड रेज के थ्रू एनर्जी जो है धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। जैसे जैसे आप उसका एप्लीकेशन करते हो तो रिमोट के जो सेल होते हैं वो एनर्जी जो उसकी होती है वो रेज में कन्वर्ट होती है ना, जो कि आप जिससे टीवी चला रहे हो या एसी चला रहे हो, जो भी चीज आप ड्राइव कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो यानी कि एनर्जी आपकी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अगर इसकी जगह आप यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा लगाते या पेपर लगाते तो क्या बैटरी डिस्चार्ज होती? नहीं, वो इसलिए नहीं होती नहीं सर। क्योंकि वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन होते लेकिन वो मूव नहीं करते। ठीक है, वो इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर के अंदर आप कोई भी इंसुलेटर को अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे तो बैटरी की एनर्जी कहाँ से खत्म हुई, नहीं होगी। इसीलिए कंडक्टर्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और आपका बैटरी डाउन हो जाती है, वोल्टेज खत्म हो जाता है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपका इस केस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। ठीक है ना, वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा समय के साथ, क्योंकि वो जो बैटरी होती है वो क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, एट लास्ट फिर बैटरी आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं करा पाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे, ये हम आपको मैंने बताया कि किस तरीके से कॉपर वायर या किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरीके से होता है। ठीक है, एक छोटा सा उसका हमने एग्जांपल से उसको सीखा। तो अभी देखेंगे कि ये आप देखो, ये पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सी फील्ड है, पॉजिटिव फील्ड, ये है इधर साइड में पॉजिटिव फील्ड,
और इधर इधर साइड में कौन सी फील्ड है, ये है नेगेटिव फील्ड। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप जो मतलब क्लास में कराते हो उसको हम घर पर करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल में? बेटा अभी क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है ना, तो अभी हम यही एडवाइस करेंगे कि अभी आप मत करो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से करोगे ना, जैसे आपने बैटरी का सेल लेके और ये इसको डायरेक्ट किया, तो आपको कुछ दिखेगा तो है नहीं इसमें। अगर मैं जिस चीज को एडवाइस करूंगा आप केवल वही चीज प्रैक्टिकल करना है ना, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो आपको दिख नहीं रहा है कि नहीं? सर नहीं हाँ। सर। जो मैं आपको बनाने को दूंगा ना प्रैक्टिकल, वो आपको बनाना है, जैसे मैंने पहले आपको दिया था, है ना, आपने बनाया भी, आप लोगों ने पेन, मोबाइल होल्डर, इस तरीके से जो बनाई थी चीजें, वो आपको करना है अभी, क्योंकि अभी क्लासेस प्रॉपर हो नहीं पा रही हैं स्कूल में। तो अभी हम ऐसी चीज बनवाएंगे जिससे कि आपको कोई भी जो है खतरा ना हो, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई आपको अभी प्रोजेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी तो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना आपको, जिससे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आप इसमें अगर प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको इसमें प्रैक्टिकल करने लायक है भी नहीं इस वाले इसमें, क्योंकि बैटरी को वायर से सर जोड़ना है, आपको कुछ दिखेगा भी नहीं। बाकी आपको सर प्रैक्टिकल ये जो हम देंगे वो इससे आपको करना है। अलग है। हाँ सर इससे अलग जो प्रैक्टिकल है जो जिसमें हम देख सकते हैं वो कर हाँ सकते हैं ना घर पे? हाँ, वो कर सकते हो, लेकिन एक बार जो मैं एडवाइस करूंगा वही वाले करना, ठीक है। ओके सर। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बैटरी की वजह से हुआ, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान देना कि ये बैटरी जो है, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये सर्कुलर पाथ में, ठीक है। बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते चले जा रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पूरे पाथ में बैटरी के अंदर, ये आप देख रहे हो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। कैसे? यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया, ये गया वायर के अंदर गया, इस तरीके से आया, फिर वापस इस तरीके से चलते चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी मूवमेंट डायरेक्शन हुई? ये हुई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन हुई। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वो क्या, वो जो है उसकी क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो इलेक्ट्रिक, अभी देखो आप ये वाला जो ये है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी, बताओ कौन सी होगी फिर? अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ये है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव से यहाँ से करंट आएगा, ये करंट आया और हम फिर ये वापस सर चला पॉजिटिव गया। से नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव से निगेटिव, ये किसकी हो गई? ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये डिफाइन कर रखा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हम मानेंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन आपको सीधी सीधी दिख रही है कि पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, तो सर करंट की डायरेक्शन भी यही वाली डायरेक्शन होनी चाहिए थी, ये साइंटिस्ट ने गलत प्रूव कर दिया है ना, इस तरीके का क्वेश्चन मन में आया कि नहीं? सर इलेक्ट्रॉन्स सर आर द आया चार्ज, है। हाँ, कि सर इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द सर्किट, राइट। बट साइंटिस्ट जो स्टैंडर्ड है उन्होंने ऐसा डिसाइड कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट की डायरेक्शन को मानना है। उसके कुछ रीजंस हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे जब आप इंजीनियरिंग करेंगे या 12th क्लास के बाद में, तो वहां पे आप उसको वो क्लियर होगा कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वायर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है आपको यहाँ दिख गए, ठीक है, मेटल्स के अंदर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स, जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर तो होते ही होते हैं, साथ में कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्जेज भी मूव करते हैं। तो साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि जो पॉजिटिव चार्जेज हैं उसकी डायरेक्शन को हम मानेंगे करंट की फ्लो की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आर आल्सो द चार्ज कैरियर्स। वो अलग बात है कि इस सर्किट के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ मेटल्स नहीं, कुछ मेटेरियल सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, वो मूव करते हैं।
तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कन्वेंशनल डायरेक्शन माना, तो इस वजह से यहाँ पे उनको ये लेना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इस वजह से ऐसा हुआ। फिर ये आपके अभी स्कोप से बाहर की चीजें, मैं आपको यही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट के फ्लो की डायरेक्शन होंगी। इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन जो है अगर आप देखें तो निगेटिव टू पॉजिटिव है सर्किट के अंदर, और इसीलिए करंट के फ्लो की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये क्या होगा, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये करंट फ्लो है और ये वाला क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो। सर आप ये सारा व्हाट्सएप पे भेज देना ग्रुप में। हाँ ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगा। मैं क्लास भी ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा, जब भी चाहो आप देख लेना। ठीक है, क्लास भी ग्रुप में भेज दूंगा, सब चीजें भेज दूंगा, MS टीम असाइनमेंट में भी दे दूंगा सारी चीजें। जैसा मैं हर बार करता हूँ वैसे अभी भी करूंगा। हमेशा मैं MS टीम असाइनमेंट में देखा होगा, मेरी पूरी क्लास रिकॉर्डेड रहती है हमेशा। कभी भी आप देखना चाहो देख सकते हो, मेरे जितने भी डायग्राम सब चीजें बताता हूँ, सब चीजें अवेलेबल रहेंगी आपकी। ठीक है, अब देखो ये करंट फ्लो हो गया आपका डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर जो है बैटरी वर्क्स जस्ट लाइक ए पंप, राइट। बैटरी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ बैटरी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, नहीं हो रहा ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, इलेक्ट्रॉन्स तो वायर के अंदर थे, क्योंकि वायर के अंदर जो एटम्स थे उससे एसोसिएटेड एटम थे, न्यूक्लियस के चारों ओर जो मूव कर रहे थे वो फ्री हो गए थे, इस वजह से वो मूव कर रहे हैं। बैटरी ने कोई इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया, नहीं, बैटरी ने कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं किया, अभी हमने कोई देखा ही नहीं, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन जनरेट की कोई पावर ही नहीं है। जिस प्रकार आपके घर में पंप लगा होता है, वो क्या करता है, पंप वाटर को जनरेट थोड़ा करता है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कराता है। इस तरीके से बैटरी वर्क्स जस्ट लाइक ए पंप, राइट। बैटरी केवल पंपिंग करेगी इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से खींच के इधर डालेगी, बस पॉजिटिव से खींचेगी और नेगेटिव में इधर डालेगी। ये क्या है, ये बैटरी का वर्क है, बैटरी वर्क्स जस्ट लाइक ए पंप। और जब इसकी पावर, इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो वर्क करना कम कर देंगे, खत्म होते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे बैटरी की जो पंपिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। एट लास्ट बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और वर्क करना बंद कर देगी, तो आपका इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अब यहाँ पे आप एक बल्ब भी लगाते तो बल्ब भी चला सकते थे, यहाँ पे रजिस्टर की जगह आप बल्ब लगाए होते तो बल्ब जल जाता है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, हम तो एक बस केवल इसका वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है उसका हम एप्लीकेशन देख रहे थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि करंट की डेफिनेशन क्या हुई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि देखो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन वायर के पर्टिकुलर एरिया से जो है आपके गुजरे, है ना, कितने पास किए इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मतलब रेट ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या हो गई, करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेटा डिवाइडेड का साइन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे हमें लिखना पड़ेगा टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब जैसे इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक सेकंड टाइम पर यूनिट टाइम हो गया ना, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, एक सेकंड में, 1 सेकंड की बात हो रही, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, वही क्या होता है करंट। करंट को हम किस, करंट की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ करंट इक्वल्स टू एम्पियर। ठीक है, और यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल्स टू
क्या है? कूलम। ठीक है, तो कूलम आपकी जो है किसकी है? चार्ज की है, और आपकी जो करंट की यूनिट है वो क्या है? आपकी एम्पियर है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि चार्ज को, जो चार्ज होते हैं वो चार्ज कितने तरीके के होते हैं बेटा? चार्ज होते हैं हमारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। दोनों जो है COULOMB है। एक मिनट बेटा, ये गलत हो गया है। ठीक है, कूलम इसकी यूनिट है, और थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, गड़बड़ सा हो रहा है। COU। ठीक है बच्चों, चार्ज ऑफ यूनिट भी हो गया। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि किस तरीके से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में हम करंट का फ्लो देखते हैं, और क्यों कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो सकता है और इंसुलेटर्स के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर। हाँ बेटा। सर। हाँ सर। बोलो, बोलो बेटा। सर, जैसे आज हमने नॉर्मल चीजें पढ़ी, लेकिन जो फिजिक्स में कई चीजें डेंजर भी हो सकती हैं, और अगर हम उनका घर पर प्रैक्टिकल करते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट या फिर हमें शॉक भी दे सकती हैं। हाँ, जैसे आपने शॉर्ट सर्किट वाली जो चीज है, कभी भी हमें घर में कोई भी अप्लायंस शॉर्ट सर्किट नहीं करना है। कोई भी कभी भी बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को आपस में, या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं उन दोनों को आपस में नहीं मिलाना है। नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने से ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन द वायर, एंड मतलब फायर भी उसमें लग जाएगी, और बहुत ज्यादा हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये सब बहुत प्रिकॉशंस के साथ में ये सब चीजें हमें करनी है ना। और जनरली अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम समझेंगे कैसे कैसे करना है, तो वो सब भी हम देखेंगे। उसमें कोई ऐसे डर वाली चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम करेंगे और पहले समझेंगे, फिर उसके बाद में तो हम कर पाएंगे। तो इसलिए हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज की करके चलेंगे कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमें कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है। सर। हाँ, तो मैं इसको बच्चों सेव कर दे रहा हूँ और इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास को। मेरे ख्याल से टाइम भी शायद इतना ओवर हो गया होगा। ठीक है, अटेंडेंस। अटेंडेंस बेटा है, आप लोगों की अटेंडेंस है मेरे पास, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस आ गई बेटा आप लोगों की। ओके सर। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी में आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके ओके बेटा, सर। क्लास में अपलोड कर दूंगा, आप लोग जो देखना चाहो देख सकते हो दोबारा से। ठीक है बेटा। ओके ओके सर। बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। बेटा, बाय बेटा। सब लोग लीव कर लें आप लोग। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।